किसे कहते हैं? विलेय और विलायक। विलेय और विलायक दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है बेटा? विलयन कहलाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिश्रण सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। अब यहां पर जो टॉपिक जो आपका स्टार्ट है वो टॉपिक मैंने आपको कराया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी अणुसंख्य गुणधर्म। क्या कराया था? अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं? किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो निश्चित आयतन में मूलों की संख्या समान होती है, रासायनिक संगठन भिन्न भिन्न होता है, उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। अणुसंख्य गुणधर्म 4 बिंदुओं की व्याख्या करता है। इसका पहला बिंदु है हमारा परासरण दाब। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है परासरण दाब, यानी कि ओमोस्टिक प्रेशर। किसी विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त वह दाब जो विलायक के कणों को अलग कर देता है, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। ये भी हम आपको लिखा चुके हैं। परासरण दाब की फिर वर्कले हार्टले विधि भी पढ़ी, परासरण दाब के हमने नियम भी पढ़ लिए। पढ़ने के बाद जब हम आगे आए यहां पर परासरण दाब को हमें समाप्त करना है, तो हुआ ये था कि यहां से एक डेफिनेशन ये है कि समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन। अब बेटा समपरासरी विलयन को अगर परिभाषित करना है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो, तो सम का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे? यानी कि इसे 2 भागों में बांट दो, सम और परासरी, ठीक है। सम का अर्थ हो जाएगा बेटा समान, क्या हो जाएगा? और परासरी का मतलब क्या हो जाएगा? परासरण दाब, परासरण दाब। तो डेफिनेशन ये हो जाएगी कि समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को इसी में एक टॉपिक पढ़ाया था वॉन टॉप कारक। इस वॉन टॉप कारक को आई से डिनोट करते हैं, पिछली क्लास में दिया था वॉन टॉप कारक, जिसे हमने स्मॉल आई से डिनोट किया था, ठीक है ना। स्मॉल आई से डिनोट किया था। अब देखिए यहां पर जो वॉन टॉप कारक है वहां पर 2 शब्द आए थे। शब्द ये आए थे वियोजित या सगुणित अणुओं की संख्या अपॉन अणुओं की सामान्य संख्या, ठीक है ना। वियोजित या सगुणित अणुओं की संख्या अपॉन अणुओं की सामान्य संख्या। यहां से हम लोग टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए वॉन टॉप का, और इस वॉन टॉप कारक को स्मॉल आई से नोट किया गया था। तो स्मॉल आई इक्वल टू फॉर्मूला ये था वियोजित या सगुणित अणुओं की संख्या, वियोजित या सगुणित अणुओं की संख्या अपॉन अणुओं की सामान्य संख्या। ये इसके लिए फॉर्मूला था, ठीक है ना। परिभाषा ये हो जाएगी वियोजित या सगुणित अणुओं की संख्या और अणुओं की सामान्य संख्या के अनुपातों को वॉन टॉप कारक कहते हैं, आई से नोट करते हैं, ठीक है बेटा। यानी ये वॉन टॉप कारक हमारा अणुसंख्य गुणधर्म में जो परासरण दाब था, इस परासरण दाब से ही इसकी उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि पीवी इक्वल टू INRT एक फॉर्मूला कराया गया था। उस फॉर्मूले में आई इक्वल टू पूछा था कि क्या होता है, तब बात बताई गई थी कि ये एक वॉन टॉप कारक होता है जिसे हम आई से डिनोट कर देते हैं। किससे कर देते हैं बेटा? आई से नोट कर देते। अब यहां पर 2 शब्द आ गए, देखो, यानी कि बाकी की चीजें तो समझ रहे हैं। यहां पर एक शब्द तो ये आया है कि जो वियोजन का है, वियोजित क्या है शब्द, और एक शब्द ये आया है कि सगुणित क्या है। तो देखिए वियोजित का मतलब होता है टूटना और सगुणित का मतलब जुड़ना। इन दोनों शब्दों से ही अब हमें आगे टॉपिक को लेके चलना है, ठीक है। अब हमारा यहां से टॉपिक ये है परासरण दाब द्वारा, ठीक है, परासरण
पराशर दाब द्वारा वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, पराशर दाब द्वारा वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। ठीक है, यहां से अब हम अच्छे तरीके से पूरी तरीके से फोकस करेंगे, क्योंकि यहां से अब हमारे टॉपिक जो है अच्छे टॉपिक है इसी में। ठीक है, अभी तक जो मैंने पीछे समझा दिया है ये मैं नेक्स्ट क्लास में भी दे चुका हूं, लेकिन ये वाला जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं ये टॉपिक बिल्कुल अब नया टॉपिक है। यानी पराशर दाब द्वारा वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। वियोजन की मात्रा तो वैसे यहां से भी ज्ञात हो जाती, लेकिन इसी वियोजन की मात्रा को अगर पराशर दाब की सहायता से ज्ञात किया जाए तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा। बोले वियोजन की मात्रा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा वियोजन इज इक्वल टू, यहां फॉर्मूला होगा वियोजित अणुओं की संख्या अपॉन वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या। वियोजित अणुओं की संख्या, समझ लो बेटा अच्छे से, अपॉन वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या। वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या, यानी पराशर दाब द्वारा वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। उसके लिए फॉर्मूला हमारा ये हो गया। डेफिनेशन क्या बनेगी, वैद्युत अपघट्य के अणुओं का कुल वह अंश जो वियोजित होता है, इसी की परिभाषा से मिलेगी कि वैद्युत वह अंश जो वियोजित होता है वियोजन की मात्रा कहलाता है। मैंने शॉर्ट में डेफिनेशन लिख दी है, बाकी की आप परिभाषा को ऐसे भी दे सकते हो कि वियोजन की मात्रा किसे कहते हैं, तो बोले वियोजन के कुल अणुओं की संख्या तथा वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं। इसे अल्फा से नोट कर देते हैं। बात आ गई ना समझ में आपको। यानी वियोजित अणुओं की संख्या तथा वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं, और इसे अल्फा से व्यक्त कर देते हैं। किससे कर देते हैं बेटा, बोले अल्फा से व्यक्त कर देते हैं। अगर मैं इसी वियोजन की मात्रा को यहां पर एग्जाम्पल के लिए समझाया जाए, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, बोले एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है यहां पे NaCl में वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा ज्ञात की से। ठीक है ना, NaCl में हमें वियोजन की मात्रा को ज्ञात करना है बच्चों। तो NaCl में हम वियोजन की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे। NaCl में वियोजन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए, NaCl में वियोजन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए यह देखना है कि जो NaCl दिया गया है वो एक कैसा प्रकार का वैद्युत अपघट्य है। यह तो निश्चित है कि जो केमिस्ट्री का जो कंपाउंड या लिखा होता है वो वैद्युत अपघट्य ही है, लेकिन दो प्रकार का होता है, एक प्रबल होता है, एक दुर्बल होता है। तो हमें यह देखना है कि कैसा वैद्युत अपघट्य है। तो NaCl याद रख लेना एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है। और जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं उनमें हम जब इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं बेटा, तो ये आयनों में टूट जाते हैं। इसका अर्थ यहां से हो गया कि NaCl एरो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी कि एरो का मतलब यह है कि ऊपर से हमने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की। एग्जाम्पल में मैं आपको बता दे रहा हूं,
हमने एक बाल्टी में पानी ले लिया, पानी में हमने नमक डाल दिया, ठीक है ना, यानी कि पानी की अपेक्षा आधा नमक डाल दिया। जैसे अगर हमने पानी जो है जितने भाग में लिया है उसके आधे भाग में नमक डाल दिया और डालने के बाद उसका सॉल्यूशन बना दिया, घोल बना दिया। पानी गर्म करने वाली रॉड को अगर उसमें हम डालेंगे तो बेटा NaCl का हाइड्रोलाइसिस इस तरीके से हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्लोरीन जो है रेडाइन के रूप में हमें उड़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना, क्लोरीन उड़ती हुई दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है ना। और जल के अंदर H2O है तो वहां हाइड्रोजन से क्रिया करके HCl बना लेगी। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि सबसे पहली स्थिति है यहां पे प्रारंभ में हमने माना कि हमारे पास में NaCl का 1 मोल है। कितना मोल है? 1 मोल है, यानी कि 1 मोल है। और ये 1 मोल जब वियोजित होगा तो वियोजित होने में क्या होगा, यहां भी 0 कर देंगे और यहां भी 0 कर देंगे। इसका मतलब यह है क्रिया शुरू होने से पहले NaCl का एक भी मॉलिक्यूल्स अपने आयनों में नहीं टूटा था। समझ गए बात को? अब बेटा मैंने यहां पर क्या देखा, मैंने ये कहा कुछ समय बाद, यहां से हमें क्या मिल गया, बोले अल्फा मिल गया, यहां भी अल्फा मिल गया। तो इसका अर्थ यह है कि इसमें से अल्फा निकल गया तभी तो उधर जाके अल्फा मिल गया। अगर इसमें से अल्फा न निकलता तो अल्फा कैसे मिल जाता है यहां पर जाके, ठीक है ना। यानी कि अब हमें 2 बातें निश्चित करनी है। यह निश्चित करनी है कि वियोजित अणुओं की संख्या कितनी है, वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने यह लिखा वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या इजुकल टू कुछ समय बाद ही तो वियोजित अणु है ना, या ऐसे लिख सकते हैं यहां पे वियोजन के बाद, ऐसे लिख लो लोग, वियोजन के बाद। अब आपको याद बना रहेगा, ठीक है ना। वियोजित अणुओं की संख्या कैसे करेंगे, देखिए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा। इसका मतलब है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा कोष्टक खोलेंगे तब अल्फा से अल्फा कैंसिल कर दो तो ये बन गया आपका 1 प्लस अल्फा। कोई दिक्कत समझ में आई बात कि नहीं आई, पहले ये बताओ मुझे। देख लो एक बार सही से, पूरे को एक बार सही से देख लो, समझ में आई बात कि नहीं आई है? ठीक। अब है यहां पे वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या। अगर वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या पूछी जाए बेटा तो कितनी हो जाएगी? वियोजन के बाद ये है तो वियोजन से पूर्व यही तो है ना। इसका मतलब यह है कि NaCl का 1 मोल हमारे पास था, 0 और 0 ये दोनों मिल गए तो यानी कि 1 ही तो हो गई ना। तो वियोजित अणुओं की संख्या हो गई 1 प्लस अल्फा और वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई? तो ये कह देंगे 1 हो गई है। बात आई समझ में? अब यहां पे 2 तरह की तुलना करेंगे। तुलना ये करेंगे कि सामान्य जो परासरण दाब होता है, क्योंकि हमें इसमें परासरण दाब के द्वारा ज्ञात करना है ना, इसलिए तो जो सामान्य परासरण दाब होता है सामान्य परासरण दाब ये समानुपाती होता है। काय के समानुपाती होता है? बोले वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या के, कुल अणुओं की संख्या के, ठीक है ना। इसका मतलब इसका आंसर तो 1 था ही, तो वो मैंने आपको ये लिख दिया जो सामान्य परासरण दाब होता है वो। क्योंकि यहां पर हमें क्या करना है, तुलना करनी है इससे। क्या करना है? इससे तुलना करनी है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा मैं एक बार और बता दूंगा पूरा ये, ठीक है ना।
अब है प्रेक्षित परासरण दाब। बोले ये कौन सा परासरण दाब होता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। प्रेक्षित परासरण दाब इसमें काय से बराबर हो गया, ये बराबर हो गया वियोजित अणुओं की संख्या के। काय के बराबर हो गया, वियोजित अणुओं की संख्या के। और जब वियोजित अणुओं की संख्या के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 प्लस अल्फा, देखो यही तो बनाता है ये वाला वियोजित अणुओं की संख्या 1 प्लस अल्फा, वो मैंने यहां लिख दिया। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, फिर से एक बार टॉपिक पर ध्यान दीजिए, मैं इसे साफ करने जा रहा हूं। अणुसंघ के गुणधर्म पिछली क्लास में मैंने दे दिया था, यहां पे हम परासरण दाब को पढ़ रहे थे। परासरण दाब को पढ़ते पढ़ते एक शब्द आया था वहीं पे वॉन टॉप कारक, जिसे वॉन टॉप कारक को आई से नोट किया गया था, वो ये शब्द था। ठीक है ना, तो मैं यहां तक इसे साफ कर दूंगा। तो वॉन टॉप कारक जो शब्द आया था बेटा, इसके लिए फॉर्मूला ये था वियोजित या सगुणित अणुओं की संख्या अपॉन वियोजित अणुओं की सामान्य संख्या। इसका मतलब ये था कि या तो अणु जुड़ जाएं या टूटे हुए जो अणु हैं उन्हें रख लिया जाए और सामान्य संख्या को रख लिया जाए, उसी को वॉन टॉप कारक कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि वॉन टॉप कारक की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती, 1 भी नहीं होती, 1 से कम ही होती है। बात आई समझ में ना, अगर वियोजन की बात है तब, और सगुणन की बात है तो फिर 1 से ज्यादा ही होती है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? तो दोनों बातों का यहां विशेष ध्यान देना है। वियोजन का मतलब टूटना, सगुणन का मतलब जुड़ना। यानी कि परासरण दाब द्वारा जब वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है तो वियोजन की मात्रा बराबर वियोजित अणुओं की संख्या वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या। पर डेफिनेशन में कह देंगे कि वियोजित अणुओं की संख्या वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं, अल्फा से व्यक्त कर देते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल दिया गया NaCl में। NaCl में इसलिए दिया गया, यानी कि एग्जाम्पल एक ऐसे वैद्युत अपघट्य के बीच दिया गया है जो एक धनायन और एक ऋणायन है। क्या है? एक धनायन एक ऋणायन है। अगर यही एग्जाम्पल ऐसे दिया जाता 2 धनायन 1 ऋणायन या 1 धनायन 2 ऋणायन, तो कैसे करते वो भी मैं आपको बताऊंगा, दोनों एग्जाम्पल दूंगा। तो बेटा NaCl में धारा प्रवाहित की Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्रारंभ की स्थिति है, यानी कि जी कह सकते हैं वियोजन से पूर्व। प्रारंभ ना समझ में आया, वियोजन से पूर्व, टूटने से पहले 1 मोल था, 0 0 मिल गया। वियोजन के बाद अल्फा अल्फा तो 1 माइनस अल्फा। वियोजित अणुओं की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, हमने ये लिख दिया वियोजन की संख्या, यानी ये निकल के आ गया। वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या 1 + 0 + 0 = 1 आ गई। अब इसकी तुलना परासरण दाब से करेंगे, और जब परासरण दाब से करेंगे तो परासरण दाब 2 तरह का होता है, एक सामान्य परासरण दाब होता है, एक प्रेक्षित होता है। सामान्य परासरण दाब उसे कहते हैं, जो रियलिटी परासरण दाब होता है उसे सामान्य परासरण दाब कहते हैं। ठीक है ना, और प्रेक्षित परासरण दाब हम उसे कहते हैं बेटा जो परासरण दाब आदर्श गैस समीकरण PV = W/mRT, इस वाले फॉर्मूले से जब P की वैल्यू निकाली जाती है तो प्रेक्षित परासरण दाब होती है। समझ में आ गई बात? और जब इस वाले फॉर्मूले से अगर कभी भी P की वैल्यू निकाली जाएगी तो प्रेक्षित परासरण दाब है। और अगर किसी भी विलयन के लिए परासरण दाब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो उसका वो सामान्य परासरण दाब है। तो इन दोनों के बीच ये अंतर है। जैसे अणुभार को हम W से व्यक्त करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को W से। ये जो W है, अगर किसी क्वेश्चन में W की वैल्यू दी है, जैसे कि ये कह रहा है यहाँ पे H2SO4 के विलयन के लिए, तो इसके लिए W की वैल्यू 98 आ जाएगी, नहीं सॉरी स्मॉल m की वैल्यू 98 आ जाएगी। लेकिन अगर इस वाले फॉर्मूले की सहायता से हमें अगर स्मॉल m निकालनी है, इस वाले फॉर्मूले की सहायता से, तो WRT/PV, तो अब इसके लिए जो आएगी उसे हम असामान्य अणुभार कह देंगे। क्लियर होगी बात आपको? सामान्य से किसी की सहायता से जो काम किया जाता है वो असामान्य प्रेक्षित शब्द से पुकारते हैं यहाँ पे। क्लियर होगी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर बच्चों हमें क्या करना है, जब हमें वियोजन की मात्रा निकालनी है, क्या निकालना है? वियोजन की मात्रा =
अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बेटा इसका ये हो जाएगा, वियोजन की मात्रा इज इक्वल टू सामान्य परासरण दाब, सामान्य, इसे साफ कर दे रहा हूं, ठीक है, तो लिख जाएगा परासरण दाब अपॉन प्रेक्षित परासरण दाब। ठीक है बेटा, यानी कि सामान्य परासरण दाब अपॉन प्रेक्षित परासरण दाब। तो अब बराबर क्या हो गया? देखो सामान्य परासरण दाब की वैल्यू कितनी आई थी? 1, तो हमने रख दिया 1। प्रेक्षित परासरण दाब की वैल्यू कितनी आई थी? तो 1 प्लस अल्फा। ये आपकी वियोजन की मात्रा निकल के आ गई। कब? जब ऐसा वैद्युत अपघट्य हो जो एक धनायन और एक ऋणायन हो। क्लियर होगी बात? इसी एग्जाम्पल पे, NaCl वाले एग्जाम्पल पे बेटा KCl आ जाएगा, MgSO4 आ जाएगा, CaCO3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर NaCl की बात कह रहा हो, क्वेश्चन में KCl की कह रहा हो, MgSO4 की कह रहा हो, CaCO3 की, यानी कि इनमें से किसी की भी बात कहेगा, हमारा यही फॉर्मूला बनेगा वियोजन की मात्रा के लिए। अगर यहीं पर ऐसी बात करता है जैसे MgCl2, तो इसका मतलब क्या हो गया? MgCl2 का जब हम आयन करेंगे, यहां बता दे रहा हूं, कहते हैं। तो क्वथनांक के उन्नयन में कहेंगे कि जब किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोलते हैं तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिससे क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। समझना अच्छे से,
यहां भी जो वाष्पदाब का अवनमन था, जहां से राउल्ट के नियम की स्थापना हुई थी, वो शब्द यहां दोहराया गया है। क्वथनांक की परिभाषा में बताया गया कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जो उसके 1 एटीएम दाब के बराबर होता है, ठीक है ना। बाकी का क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, तो यहां बताएंगे कि जब किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोलते हैं, कोई अवाष्पशील विलेय घोलते हैं, ऐसा विलेय होना चाहिए जिसकी वाष्प ना बने, तब विलायक के वाष्पदाब में कमी आ जाती है। विलायक के वाष्पदाब में कमी आ जाती है, जिससे क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। जिससे क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। अब जो क्वथनांक में वृद्धि होगी तो ये कहेंगे कि जिससे क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में हुई वृद्धि को ही हम क्वथनांक का उन्नयन कह देते हैं, ठीक है ना। वृद्धि का मतलब बढ़ रहा है, और जब बढ़ेगा तो वहां उन्नयन शब्द आएगा, और अगर कमी होती तो अवनमन शब्द आ जाता, ठीक है ना। जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, ठीक है, सही। बोले जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अगर मैंने कोई यहां पर शुद्ध विलायक लिया और उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाने के बाद में विलयन बनाया, उसका क्वथनांक अलग निकाल लिया और शुद्ध विलायक का क्वथनांक अलग निकाल लिया, तो यहां वृद्धि दिखानी है, तो हम यहां पे कहेंगे यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक शुद्ध विलायक का क्वथनांक T एवं, भाई क्वथनांक है, टेम्परेचर की बात है तो T से नोट कर देंगे उसे हम, एवं। अब इसी विलायक में हमने क्या किया, अवाष्पशील विलेय मिलाया, तो यहां लिखेंगे यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक कैपिटल T एवं अवाष्पशील विलेय द्वारा बने विलयन का क्वथनांक TS हो, तब इसका मतलब यह है कि हमने एक विलायक लिया, उस विलायक में ऐसा विलेय मिलाया जो अवाष्पशील होना चाहिए, जिसकी वाष्प नहीं बननी चाहिए, और उसका क्वथनांक यहां पे TS हो गया, तब क्वथनांक में उन्नयन अब यहां बच्चों परिवर्तन शब्द आ रहा है, डेल्टा T से व्यक्त कर देंगे। क्वथनांक में उन्नयन क्या बनेगा, TS माइनस T। तब क्वथनांक में उन्नयन क्या बन जाएगा, TS माइनस T। TS इक्वल टू अवाष्पशील विलेय द्वारा बने विलयन का क्वथनांक हो गया, और T इक्वल टू शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया, ठीक है ना।
वैसे भी जो विलयन है वो विलायक की अपेक्षा तो अधिक होगा, इसीलिए क्या है यहां पे वृद्धि हो रही है, वृद्धि में क्या है परिवर्तन, यहां डेल्टा टी आ गया, ठीक है ना। जब इसका परिवर्तन यहां डेल्टा टी आ गया, अब हम लोग यहां चलते हैं आगे, जब इसका परिवर्तन यहां डेल्टा टी आ गया बेटा, तो देखिए परिवर्तन डेल्टा टी आने के बाद एक साइंटिस्ट ने यहां पर जाके, जो पीछे आपको पढ़ाया गया है राउल्ट का नियम, तो राउल्ट ने, एक साइंटिस्ट जो थे राउल्ट, उन्होंने ये बताया कि किसी द्रव का क्वथनांक उसकी मूलल सांद्रता के समानुपाती भी होता है। जब हमने क्वथनांक का उन्नयन यहां निकाल लिया, तो उसी क्वथनांक में मूलल सांद्रता के समानुपाती होता है, इसके लिए उसकी तुलना कर देंगे। तो यहां से राउल्ट ने एक बात बताई, राउल्ट ने बताया किसी द्रव का क्वथनांक उसकी मूलल सांद्रता के समानुपाती होता है। उसकी मूलल सांद्रता के समानुपाती होता है। इसका अर्थ यहां पर यह है कि यहां हम कर देंगे डेल्टा टी प्रोपोर्शनल सीएम, यानी समानुपाती सीएम, ठीक है ना। आपसे यह पूछा जाए यहां पे कि ये डेल्टा टी क्या है, पीछे भी हम लिख चुके हैं, बोले इसे क्या कह देंगे, क्वथनांक का उन्नयन है। और बेटा सीएम क्या है, तो सीएम इक्वल टू है मूलल सांद्रता। सीएम क्या है, सीएम इक्वल टू है इसकी मूलल सांद्रता, ठीक है ना। अब यहां से हमें क्या करना है कि देखिए डेल्टा टी इक्वल टू, जब हम ये समानुपाती वाला ये सिंबल हटाएंगे, तो सिंबल हटाने के लिए कोसेंट आ जाएगा, तो कोसेंट यहां पर के बनेगा। लेकिन क्वथनांक के लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक के लिए यहां बन जाएगा केवी, क्या बन जाएगा, केवी और सीएम, ठीक है। इक्वेशन इससे फर्स्ट दे दीजिए। इधर आपने मोललता, जो मोललता यहां पर सीएम है, जिसे मोलल सांद्रता कहा गया है, इसके इक्वल टू फॉर्मूला इस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि मोललता इक्वल टू होता है विलेय की ग्राम में सांद्रता अपॉन विलेय का भार इंटू विलायक का भार केजी में। इसका अर्थ है यहां पे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला होता है मोललता इक्वल टू। तो आगे लिखेंगे यहां पे हम सीएम का मान, जहां आपने समीकरण 1 बनाया है वहीं रख देंगे, बोले रखने पर जब इसमें रखेंगे तो ये हो गया आपका डेल्टा टी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया इसका, जहां स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू विलेय की ग्राम में सांद्रता है, स्मॉल एम विलेय का अड़भार है, कैपिटल डब्ल्यू विलाय की ग्राम में सांद्रता है, ठीक है ना। इस बात को अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहां लिख भी सकते हैं, जिससे क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको याद बना रहेगा। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी इक्वल टू क्वथनांक का उन्नयन है, के वी बराबर क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार है, काय में है यहां पे, ग्राम में। स्मॉल एम क्या है,
विलेय का अणुभार है, इसे हम मोलर द्रव्यमान कह देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? मोलर द्रव्यमान है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है। बेटा इसे केजी में ले लेते हैं। केजी में लेंगे तो यहाँ पे 1000 नहीं करेंगे, लेकिन अगर ग्राम में लेंगे तो 1000 कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारा जाके क्वथनांक का उन्नयन के लिए फॉर्मूला बन के आएगा, जिस पर न्यूमेरिकल भी होंगे। तो पहले आप इसे रिटर्न कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताएंगे, क्योंकि जगह तो समाप्त हो गई, भर गई पूरी, ठीक है ना।